वेलकम बैक टू द शो यूके इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। आई थिंक बड़ा पेशेंटली लोग कॉल पे वेट कर रहे थे ड्यूरिंग द ब्रेक। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। हाँ जी, मेरे को एक सवाल पूछना है। जी। लास्ट वीक भी मैंने फोन किया था तो ब्रेक हो गया था, तो मैंने वो अनमैरिड पार्टनर के बारे में आपसे बात की थी। मेरे पास वो पूरा एविडेंस है इन लोगों का, तो आप शायद आपको समझने में से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मैं इधर पकड़ा गया था तो मैंने थोड़े टाइम साइनिंग पे गया मैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो दूसरा मुझे ये पूछना था, तो इसमें अगर मैं अपने घर का एग्रीमेंट लगाता हूँ साथ में अपने डॉक्यूमेंट के साथ, तो उस पे मेरे लैंडलॉर्ड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होएगा? और दूसरा मुझे ये क्वेश्चन करना है कि आज ही मेरे घर पे वो काउंसिल से कोई आदमी आया, तो उसने मुझे बोला कि भाई तेरे नाम इधर वोट रजिस्टर नहीं है। तो उसने मेरे से पूछा कि क्यों रजिस्टर नहीं है, तो मैंने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं एप्लीकेशन डालने वाला हूँ एज ए पार्टनर, तो इसलिए मेरा पूरा डिटेल होम ऑफिस के पास है, तो इसलिए मेरे पास एनआई नंबर नहीं है, क्योंकि मैं इधर ओवरस्टे हूँ। तो मेरे को प्लीज थोड़ा बता दोगे? बाकी एविडेंस मेरे पास पार्टनर का पूरे पिछले 6-7 साल का पूरा है मेरे पास, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, सिवाय एक पिक्चर को छोड़कर। ऑलराइट, बड़ी मेहरबानी। ओके, ठीक है। पहले सर मैं एक छोटी सी अर्ज़ कर दूं, मुझे नहीं लगता आपने मेरे शो में कॉल किया है, बिकॉज इस टाइप का पर्टिकुलर सवाल मुझे याद रहता, लेकिन कोई बात नहीं। देखें, मुझे पता है कि आजकल काफ़ी लैंडलॉर्ड्स को प्रॉब्लम है, बिकॉज स्पेशली सेक्शन 63 और जो इमिग्रेशन एक्ट 2016 है उसके बाद नॉट ओनली ये एक ऑफेंस है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अगर लैंडलॉर्ड किसी इलीगल बंदे को टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत रखते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी पुराने टेनेंसी एग्रीमेंट के थ्रू आ रहे हैं जो इस एक्ट के अंडर नहीं आता, तो फिर इट्स ओके। वरना जारी बात है, मुझे आपकी वाइफ का स्टेटस नहीं पता, लेकिन जारी बात है अगर लैंडलॉर्ड आपको निकालने की भी घर से कोशिश करेंगे तो वो एक और लिटिगेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू उनको निकालना है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त आप लैंडलॉर्ड की फ़िक्र ना करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज उधर उनके लिए यस मुश्किल अगर होम ऑफिस चाहे तो क्रिएट कर सकता है। आप इस वक्त अपनी फ़िक्र करें कि आपने केस जो डालना है उसमें किस तरीके से अपने कागजात आपने साथ लगाने हैं। लेकिन अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में आपकी वाइफ अगर वो इस कंट्री की है, उनका नाम है और आप साथ रह रहे हैं, होम ऑफिस फिर भी लैंडलॉर्ड को तंग कर सकते हैं, बट वो एक सेपरेट मैटर है, उससे आपके केस का कोई ताल्लुक नहीं। अगर होम ऑफिस वाले किसी के पीछे आएंगे भी तो वो लैंडलॉर्ड के पीछे आएंगे, और ज़बरदस्ती लैंडलॉर्ड आपको घर से निकाल नहीं सकता, वो एक अलग प्रोसेस है उसका। तो वो एक बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इन समरी मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन, जहाँ तक काउंसिल की बात है, आप अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, जारी बात है वो वोटिंग की अपने जब लेने आते हैं कि कितने लोग इस घर के अंदर रहते हैं, मे बी उनको उसकी कन्फ्यूजन हुई हो। अगेन वो एक सेपरेट मैटर है, इमिग्रेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर इमिग्रेशन वाले आपको ये बोलते हैं कि भाई आप किस बेसिस पे इस घर पे रह रहे हैं, तो वो अगर आपकी वाइफ के नाम का टेनेंसी एग्रीमेंट है तो उनको दिखा देंगे जी वाइफ का टेनेंसी एग्रीमेंट है, मैं हस्बैंड हूँ, मैं साथ रह रहा हूँ। फिर अगर उनको कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि आप उस घर में क्यों रह रहे हैं, वो लैंडलॉर्ड के साथ उठाएंगे, आपके साथ नहीं उठाएंगे, बिकॉज वो एक लैंडलॉर्ड के ऊपर एक्ट आता है कि आपने ऐसे बंदे को घर में क्यों रखा है। अब अगर उसकी बेसिस पे लैंडलॉर्ड कोई लिटिगेशन आपके खिलाफ करना चाहता है, वो भी एक लंबा प्रोसेस है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि लैंडलॉर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अपने केस में ओवरलैप ना करें, आप अपनी केस की फ़िक्र करें और बिल्कुल अप्लाई करें। और अगर आपके पास, अच्छा, एक बात लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसलिए मुझे पता है कि आपने मेरे शो पे कॉल नहीं किया, पहले आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बिकॉज ये मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि जी जो होम ऑफिस ने लिखा है कि 6 आइटम होने चाहिए वही लॉ है। वो लॉ नहीं है, वो होम ऑफिस की पॉलिसी है। तो अगर वो 6 आइटम आपके पास नहीं है तो आपके पास 15, 20, 30, 40 फ्रेंड्स होंगे जो अपनी विटनेस स्टेटमेंट दे सकते हैं, अपने पासपोर्ट की कॉपी दे सकते हैं कि जी हम जानते हैं कि ये बंदा इस घर में इनके साथ रह रहा है। आपके नेबर हैं जो विटनेस स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी हम जानते हैं कि ये इनके साथ रह रहा है। अगर आप मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहाँ वो लिख के दे सकते हैं, हमें पता है कि ये फैमिली इकट्ठी रह रही है। जो डाउन द रोड दूध वाला है वो लिख के दे सकता है, जिसकी दुकान है, कि हाँ जी ये आते हैं संडे सैटरडे को पेपर उठाने या जो भी उठाने आता है, हमें पता है ये फैमिली उधर रह रही है। सो कहने का मतलब कि बहुत और एविडेंस हैं जो बंदा दे सकता है कि हाँ जी हम इकट्ठे रह रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग वहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि पॉलिसी में लिखा हुआ है होम ऑफिस की कि जी 6 आइटम चाहिए, तो वो 6 आइटम बड़े मुश्किल होते हैं लोगों के लिए इकट्ठे करना, जो यहाँ के ब्रिटिश भी हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है या लोग अपने नाम पे नहीं कराते, तो इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि 6 आइटम देना। तो आपको थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स सोच के चीज़ें करनी होती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे पूछना था कि मैंने 2008 में मैंने असाइलम किया था,
तो उसके बाद मुझे 2012 में मुझे मिला डिस्क्रिशनरी लीव मिली, और उसके बाद मेरी एक दफ़ा एक्सटेंशन हो चुकी है। जी। तो मुझे पूछना था कि क्या मैं असाइलम रिफ्यूज होने के बाद ये मुझे मिली थी, तो क्या मैं पाकिस्तान जा सकती हूँ? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, अगर आपको डिस्क्रेशनरी लीव फैमिली लाइफ या बच्चों को यहाँ 7 साल हो गए हैं उस बेस पे मिली है, वो लेटर पे लिखा होगा होम ऑफिस के, फिर तो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान जाने का, बिकॉज जो उन्होंने आपको लीव दी है वो असाइलम पे नहीं दी, वो बच्चों के सर्कमस्टांसिस पे दी है या आपके किसी सर्कमस्टांस पे। लेकिन आपका मुश्किल है बिकॉज उस वक्त लॉ ही जाता है डिस्क्रेशनरी बच्चों की बेस पे दे रहे थे, तो वो प्लीज़ आप एक दफ़ा अपने कागजात में चेक कर लें। हाँ, लेकिन अगर आपको असाइलम की बेस पे उन्होंने डिस्क्रेशनरी लीव दी है, जो कि नहीं हो सकता, कुछ असाइलम की बेस पे रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है 5 साल का, उस पर फिर ज़रा ख्याल रखें वापस जाने का, बिकॉज आप अगर कह रहे हैं आपकी जान को ख़तरा, आप उसी मुल्क में वापस जा रहे हैं, तो मसला हो सकता है। लेकिन जो डिस्क्रेशनरी लीव है वो ज़्यादातर आपको बच्चों की बेस पे मिली होगी, तो मुझे आपका केस हिस्ट्री नहीं पता, बट अगर बच्चों की बेस पे मिली है तो फिर इट्स नॉट एज सच इशू, बिकॉज बच्चे अगर 7 साल पहले उन्होंने गुजार लिया इस कंट्री में, तो अब जितना टाइम और गुजारें उतना आपका केस और स्ट्रॉन्ग हो रहा है बच्चों के लिहाज से। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो मिस्टर तारिक। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, तारिक जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने अपनी मिसेस का केस डाला था एक्सटेंशन के लिए। जब आई थी वो 18600 के जो सिस्टम था वो आई थी, तब अब मैंने एक्सटेंशन डाला था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो उन्होंने एक्सटेंशन में मैंने अपना यूटीआर नंबर वगैरह सारा डाला, सारा कुछ कर दिया मैंने, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी मिसेस को 10 इयर्स रूट पे डाल के मेरा केस को रिफ्यूज करके भेज दिया, लेकिन एक लीव दे दिया, लेकिन 10 इयर्स रूट के ऊपर लीव दे दिया। उसके बाद मैंने जो हमारे यहाँ पे लोकल सोलिसिटर थे उनके थ्रू उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट जाना है जुडिशियल रिव्यू के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया। जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया तो उन्होंने होम ऑफिस ने बोला कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, ये नहीं भेजा, और लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया कि किसके अंडर मेरी मिसेस को रिफ्यूज किया। देन उन्होंने फिर दोबारा उसी लेटर को दोबारा रिफर्बिश करके प्रोटोकॉल फिर डाला होम ऑफिस को, एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अपनी मिसेस की दोबारा एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन डालें जी। तो उसमें दोबारा सारे भेजे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो उसमें कितने चांसेस है अगर मैं दोबारा अपनी मिसेस का दोबारा केस डालता हूँ, और कितने चांसेस है कि वो दोबारा मेरी मिसेस को जो 5 इयर्स रूट पे डालेंगे? अभी 10 इयर्स रूट पे डाला उन्होंने। यही मेरा क्वेश्चन है बस। बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें, एक बात मैं पहले अर्ज़ कर दूं, क्योंकि मैं बहुत सारे रिफ्यूज़ल देखता हूं कि लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आप अपेंडिक्स एफएम के अंदर जाएं तो एक बहुत ही एग्जॉस्टिव लंबी 8-9 चीज़ों की लिस्ट है जो आपने प्रोवाइड करनी है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और अगर आप लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं तो और डिफरेंट लिस्ट है। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वालों की लिस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आपको पता नहीं कि कितनी दफ़ा मैंने देखा है कि इवन अकाउंटेंट्स गलती कर देता है, कहते नहीं जी हमने तो आपको फ़लाँ चीज़ दे दी, नॉट रियलाइजिंग कि होम ऑफिस वकील के फ़कीर हैं। अगर उन्होंने SA 302 मांगा है तो SA 302 ही चाहिए, और कोई उसकी कि जी हमने अपने लेटर पे जो लिख दिया ये इनकम है, नो, दे डोंट वांट दैट। सो इतना मैं आपको बता दूं फ्रॉम एक्सपीरियंस कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि वो जो लंबी लिस्ट है 8-9 चीज़ों की, उनमें से कोई एक आइटम आपका या 2 आइटम 3 आइटम मिसिंग थे। अगर मिसिंग थे तो यकीन करें उस पर तो JR की भी कोई तुक नहीं, बिकॉज एरर और लॉ बनता नहीं। अगर उन्होंने लॉ को फॉलो किया और आपने कागजात नहीं जमा कराएं तो हाँ, वो एक टेक्निकल चीज़ होती है कि जी फ्लेक्सिबिलिटी उनको करनी चाहिए थी, मुझसे कागजात मांगने चाहिए थे, वो एक अलग लॉ का पहलू है, उसको रहने दें। अब अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं, सारे कागजात सही तरीके से लगाते हैं, देन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो 5 ईयर रूट में उनको वापस डाल देंगे, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं ये आपको नहीं कहना चाहता कि नहीं जी हर हाल में वीज़ा लग जाएगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप प्रॉपर रूल्स के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करें तो कम जवाब बनता है कि वो रिफ्यूज़ कर दें। और जहाँ तक बात है कि उन्होंने फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ में 10 ईयर पे क्यों डाल दिया, अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ मे बी आपके कोई बच्चे हों तो उन्होंने खुद अपनी डिस्क्रेशन अप्लाई की है कि जी क्योंकि 5 ईयर रूट पे क्वालिफाई नहीं करती हैं, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, बट क्योंकि आपके बच्चे हैं, फैमिली है, एस्टैब्लिश लाइफ इधर गुजरी है, हम 10 ईयर पे डाल देते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मैं अयाज बात कर रहा हूँ लंदन से। एक्चुअली मुझे अपने केस के बारे में थोड़ा आपसे मालूम करना था। जी जी आज पूछें।
एक्चुअली मैं फरवरी 2011 में स्टूडेंट वीजा पर लंदन आया था। उसके बाद जून 2011 में मेरी फैमिली ने मुझे ज्वाइन किया और फरवरी 2012 में मैंने वीजा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दी थी, जिस पर मुझे 2.5 ईयर का जो वीजा मुझे मिला था जून 2014 तक। तो जून 2014 में जब मैंने वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने जो मैंने 2012 में वीजा लिया था, होम ऑफिस ने वो ट्रिक की बेस पे उस वीजे को जो है बुनियाद बनाकर और मेरा रिफ्यूज कर दिया, जिसके खिलाफ मैं फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में अपील किए, जिस पर मैं विन हुआ। उसके बाद होम ऑफिस अपर ट्रिब्यूनल में गया और अपर ट्रिब्यूनल में भी विन किया यहाँ पे ना आपने। ठीक है जी। तो अब ऑलमोस्ट 3 महीने पहले जो है होम ऑफिस जो है वो कोर्ट ऑफ अपील में गया है। अब मुझे आपसे पूछना ये है कि अभी तक मेरे पास उनका कोई लेटर तो नहीं आया, लेकिन अब आगे फर्दर क्या इसका प्रोसेस है, क्या हो रहा है और क्या नहीं। और मेरी फैमिली भी यहाँ है, तकरीबन 5.5 साल हो गए, मेरे बच्चे हैं यहाँ। तो अब मुझे पूछना है कि आया मैं किस तरह आगे, मतलब मुझे कुछ करना है या कोई और, मतलब मुझे एप्लीकेशन डाली या मजीद मुझे वेट करना है उनका, या इस केस के बारे में अगर आप कुछ मुझे एडवाइस कर सकें। बड़ी मेहरबानी याज। अभी आपने पता है क्या बात की, इससे बेहतर था आप मुझे कॉल करके कहते तारिक भाई मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, मेन्यू मेरे सामने, आप पूछें मैं ऑर्डर क्या करूँ खाने के लिए। अब मुझे ये नहीं पता आप देसी रेस्टोरेंट में, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, स्टेक वाली जगह पे बैठे हुए हैं, तो मैं किस तरह आपको बता सकता हूँ कि आप क्या मेन्यू से खाने के लिए ऑर्डर करें। ये इसलिए मैं आपको ये वाली एग्जांपल दी है कि मेरे भाई जब केसेस कोर्ट ऑफ अपील तक स्पेशली चले जाएं तो बड़े टेक्निकल टर्म्स में पहुंच जाते हैं, जिसमें एरर ऑफ लॉ की बात आ जाती है। अब जारी बात है कि होम ऑफिस की नज़र में कोई ना कोई टेक्निकल बात आपके केस में है कि उनको परमिशन भी मिली है, दे थिंक कि उनको परमिशन मिल सकती है, तो आपके कागजात पढ़े बगैर चांस ही नहीं है कि मैं बोलूं कि भाई क्या आगे हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि यही बात है किसी डॉक्टर को फ़ोन करके कहेंगे जी मैं बड़ा सख्त बीमार हूँ, मैं क्या करूँ। अब ये भी डिपेंड करता है आपने किस डॉक्टर को फ़ोन किया है, किस मर्ज़ के। तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन कागजात पढ़े बगैर इट्स इम्पॉसिबल। बट थैंक यू सो मच। आप शो देखते हैं, यू कॉल्ड। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन, मेरा केस थोड़ा ऐसा है कि मुझे शादी को 5 साल हो गए हैं, यूरोपियन यूनियन की मेंबर है मेरी वाइफ जी, लेकिन इस मंथ मेरा डिवोर्स हो गया है। नेक्स्ट मंथ दिसंबर में मेरे 5 साल पूरे हो रहे हैं। सो मैं अब अपना केस अप्लाई कर दूँ, सो मैं इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ या उससे पहले मुझे वही अपने TD राइट्स एक्सेस करके 5 साल वाला अप्लाई करना पड़ेगा? ऑलराइट, बड़ी मेहरबानी। और उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे लगानी पड़ेंगी, थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए। बड़ी मेहरबानी। देखें, पहली बात है कि अगर आप रिटेंशन होती है, अगर आपकी डिवोर्स हो गई है 5 साल से पहले, एज लॉन्ग एज आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप रही है 3 साल की, उसमें से 1 साल यूके में है, तो आप रिटेंशन अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब अपने ओन तरीके पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसको रिटेंशन बोलते हैं यूरोपियन लॉ के तहत। तो इससे पहले मैं रिटेंशन एक्सप्लेन करूं, आपने बड़ी आराम से बोल दिया कि तारिक भाई अगर मैं 5 साल पूरे हो गए मैं अप्लाई करूं, लेकिन अब अप्लाई किस बेस पे करेंगे, क्योंकि रिटेंशन आपने ली नहीं, यूरोपियन नेशनल की आप फैमिली मेम्बर अब रहे नहीं डिवोर्स के बाद, तो वो एक इशू बन जाता है। तो पहले आपको रिटेंशन अप्लाई करनी है, वरना वो पीरियड जितना भी आप वेट करेंगे वो प्रॉब्लम हो जाएगा उस पीरियड के अंदर। तो रिटेंशन में सिंपल फॉर्मूला ये है कि शादी से लेके जो आपकी डिवोर्स तक है, आपने उनको बताना है कि कितना आप इकट्ठे रहें, मतलब सेपरेशन तक तो आप इकट्ठे रहें, उसके बाद छोड़ दिया एक दूसरे को, लेकिन ट्रीटी राइट आपने दिखाने अपनी वाइफ के, और डिवोर्स के बाद ट्रीटी राइट आपने अपने दिखाने के, एज इफ़ यू वर अ EA नेशनल। सो इन शॉर्ट, लिस्ट इतनी लंबी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इस शो का फॉर्मेट नहीं है कि मैं एक एक चीज़ आपको बताऊं, बट मैंने समरी में आपको ये बताना है कि पहले अपना रिटेंशन राइट अप्लाई करें, और फिर जब आपके 5 साल पूरे हो जाएं आप अपनी सेटलमेंट अप्लाई करें रिटेंशन राइट के ऊपर। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी तारुक भाईजान, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। जी पूछिए। एक तो जी, पहला सवाल कि मैं असाइलम सीकर हूँ और तकरीबन 6 ईयर हो गए हैं, और मेरा एक बेटा ऑटिस्टिक है। जब वो यहाँ आया था तो सिर्फ 3 माह का था, अब 7 ईयर में शुरू हो गया। मुझे 1.5 ईयर नियरली होने लगा है कि मैंने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी, तो मैंने लॉयर को फीस भी कैश में पे की है, लेकिन वो कहता है कि मैं
आपके बच्चे के मतलब कोई ऐसा यानी कि कंसल्टिंग या ऐसा कोई डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ जो ये बता सके कि अगर पाकिस्तान बच्चा जाता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लाइफ बोल नहीं सकता और वो वेटलेस है और माइक्रोसेफली, उसका दिमाग भी छोटा है, काफी उसकी मेडिकल इशू है कह लें। ओके, और 1.5 ईयर का आपने मैं बोला लॉयर बच्चा? चेंज करूं या फिर क्योंकि वो मुझे हर दफा ये कह के डाल देता है कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसा ओके, आपका बच्चा 1.5 ईयर का है आपने बोला? हेलो, हाँ जी। आपके बच्चे की उम्र 1.5 साल की है? नहीं, वो अभी 7 साल में लग गया है। ओके, तो आपने कहा 6 ईयर का उसको प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको कोई सोशल वर्कर, कोई सोशल केयर वाले आके मिलते हैं, देखते हैं, कोई ट्रीटमेंट चल रही है बच्चे की? हाँ जी, उसके पास सोशल वर्कर भी है, उसके पास स्पीक एंड लैंग्वेज थेरेपी का भी है और मैं आपको बस मैं समझ गया, मैं आपको अभी बता देता हूँ। काउंसिल का भी है एक मेरे ठीक है, ख्याल में। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे कान में ये बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम है, आंसर थोड़ा लंबा होगा, तो सिर्फ जो आपसे मुझे पेशेंस चाहिए वो ये चाहिए कि अगर आप प्लीज़ ब्रेक के बाद मेरा आंसर सुन लें। और अगेन ब्रेक जाने से पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, ये ईमेल अभी बॉटम ऑफ द स्क्रीन आई है, आप प्लीज़ उस पर अपना नाम एंड टेलीफोन नंबर मुझे भेज दें और मैं पूरी कोशिश करूँगा एज सून एज पॉसिबल मैं आपको कॉल बैक कर लूँ। सो नाउ इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन द अदर एंड ऑफ द ब्रेक। थैंक यू।